आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रमुख ताम्रपत्रों के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर। इसके अंतर्गत प्राचीन और गुर्जर प्रत्यारकालीन ताम्रपत्रों का उल्लेख है, जिसमें धुलेव का ताम्रपत्र जो कि 679 ईस्वी का है। यह राजस्थान के प्राचीनतम ताम्रपत्रों में से एक है। ये उदयपुर के धुलेव क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और ये मेवाड़ के महाराजा भेटी यानी कि किष्किंधा के गुहिल के समय का है। इसमें भट्टी नामक ब्राह्मण को भूमि दान देने का उल्लेख मिलता है। साथ ही में अगला है हमारा ओसिया का ताम्रपत्र। ओसिया का ताम्रपत्र जो कि 941 ईस्वी का है। यह जोधपुर के पास ओसिया से प्राप्त हुआ था और ये प्रत्यार्थ शासक वत्सराज के समय की जानकारी देता है। मथन देव ताम्रपत्र जो कि 959 ईस्वी का, ये अलवर के राजौरगढ़ से प्राप्त हुआ है। विवरण के रूप में इसमें गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। सांप्रदायिकता के रूप में शिव मंदिर के निर्माण और उसके लिए दिए गए दान का विवरण दिया गया है। और आगे है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र जिसकी 946 में रचना हुई थी। यह प्रत्यार्थ शासक महेंद्रपाल द्वितीय के समय का ताम्रपत्र है, जिसमें विषय के रूप में वध पदक यानी कि वर्तमान प्रतापगढ़ में सूर्य मंदिर को दान का उल्लेख है। इसकी लिपि थी देवनागरी जो कि प्रारंभिक रूप का प्रयोग हुआ है। आगे है ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्रपत्र जो कि ये गुर्जर प्रतिहारों के भारत में आगमन की जानकारी देता है। वंश, इसमें गुर्जरों को कुषाण या यूती जाति से संबंधित बताया है। आगे का महत्वपूर्ण ताम्रपत्र कौन से, जिसमें हम देखते हैं कि मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया राजवंश से संबंधित ताम्रपत्र। अहाड़ ताम्रपत्र जो कि 1206 ईस्वी का, ये चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के समय का है। ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में यह सिद्ध करता है कि मेवाड़ का कुछ हिस्सा गुजरात के सोलंकियों के अधीन हुआ करता था। और पारसोली का ताम्र लेख जो कि 1473 ईस्वी का है, ये मेवाड़ के महाराणा रायमल के समय का है। भूमि का प्रकार की इसमें विशेषता दी गई है, जिसमें भूमि को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली भूमि जो मैदानी हुआ करती थी उसे माल कहा जाता था। दूसरी पहाड़ी भूमि जिसे मगरा कहा जाता था। और आगे है खेरोदा का ताम्रपत्र जो कि 1437 ईस्वी का है। ये महाराणा कुंभा के शासनकाल से संबंधित है, जिसमें महाराणा कुंभा से संबंधित जानकारी का विवरण मिलता है। और धार्मिक उदारता यानी कि कुंभा द्वारा एक लिंग जी के मंदिर के लिए दान का विवरण मिलता है। पूंजी, इसमें तत्कालीन मुद्रा प्रणाली की संक्षिप्त जानकारी मिलती है, जैसे कि किस प्रकार की मुद्रा का वहाँ प्रचलन हुआ करता था, किस प्रकार सोने की, चांदी की या तांबे के विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है। आगे है पुर का ताम्रपत्र जो कि 1535 ईस्वी का है। यह चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय की जानकारी देता है। और आगे है रानी कर्मावती से संबंधित, यानी कि इसमें हाड़ी रानी को रानी कर्मावती द्वारा जौहर से पहले दिए गए दान का विवरण मिलता है। पहले के समय में जब रानियां जौहर के लिए जाती थी तो उनके द्वारा जौहर से पहले ब्राह्मणों को व भाटों को दान के रूप में भूमि दान या मुद्रा दान, विभिन्न प्रकार के दान दिए जाते थे। जौहर से पहले उस समय का विवरण दिया जाता था। विशिष्ट है, ये बलिदान और धार्मिक निष्ठा का ऐतिहासिक प्रमाण सिद्ध होते हैं। और कडाना का ताम्रपत्र, यह डूंगरपुर के रावण आस्करण से संबंधित है। बांसवाड़ा ताम्रपत्र, ये वागड़ के गुहिल शासकों की वंशावली को स्पष्ट करता है। आगे एक कड़िया का ताम्रपत्र, इसमें मेवाड़ के सामंती व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और आगे है हमारा मात्रकुंडिया ताम्रपत्र, इसमें रश्मि यानी चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में धार्मिक महत्व का जिक्र किया है। आगे है जावर। जावर में मुख्य रूप से चांदी के खाने वर्तमान में उपलब्ध है। उस समय चांदी के खानों से के राजस्व और प्रबंधन की जानकारी का हमें पता चलता है। आगे है धुलेव दान पत्र। धुलेव यानी ऋषभ देव, जो इसमें जैन मंदिरों को संरक्षण देने की बात कही गई है। आगे मुख्य रूप से हमें चौहान राजवंश व मारवाड़ के
ताम्रपत्रों का विवरण है, जिसमें नाडोल ताम्रपत्र। नाडोल का ताम्रपत्र 1161 ईस्वी का, ये नाडोल के चौहान शासक अलहन के समय का है। इसके समय में शासन व्यवस्था का प्रकार, यानी इसमें प्रशासनिक पदों जैसे बालाद्वीप का उल्लेख है। किराडू का ताम्रपत्र। किराडू का ताम्रपत्र 1152 ईस्वी का, ये बाड़मेर के प्रसिद्ध किराडू मंदिर से संबंधित है। इसके अंतर्गत परमार वंश यानी किराडू के परमार शासकों की वंशावली दी गई है। और आगे हम देखेंगे कि जीव हत्या पर रोक। इसमें कुमारपाल यानी चालुक्य के प्रभाव से पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि उस समय कुमारपाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा पशुवध पर रोक लगाने के। कुछ अवस्था में रोक लगाई थी, लेकिन कहीं कहीं रोक नहीं लगा सके थे। सांचौर का ताम्रपत्र, यह जालोर के चौहान शासकों की विजयों का वर्णन करता है। बीकानेर का ताम्रपत्र, यह राव बीका द्वारा जांगल प्रदेश की विजयों की पुष्टि करता है। पोखरण यानी का ताम्रपत्र, इसमें जैसलमेर और मारवाड़ की सीमाओं के विवाद का उल्लेख मिलता है। पाली का ताम्रपत्र, यह इसमें पालीवाल ब्राह्मणों के कृषि कौशल की सराहना की गई है। जसवंतपुरा ताम्रपत्र, यह मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के समय का ताम्रपत्र है। आगे देखते हैं हाड़ौती का ताम्रपत्र और अन्य रियासतों के ताम्रपत्र कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से ताम्रपत्र और कौन कौन सी रियासतें थी, उनके बारे में। कोटा ताम्रपत्र, इसमें कोटा राज्य के उदय और चंबल नदी के किनारे व्यापार का उल्लेख मिलता है। बूंदी का ताम्रपत्र, बूंदी का ताम्रपत्र इसके अंतर्गत हाड़ा चौहानों के कुल और उनके पराक्रम और वंशावली का वर्णन मिलता है। झालावाड़ का ताम्रपत्र, इसमें झाला राजाओं यानी झाला राजाओं द्वारा दी गई जागीरों का ब्यौरा मिलता है। चीखली का ताम्रपत्र, चीखली ताम्रपत्र डूंगरपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जहाँ मुख्य स्थान था चीखली। चीखली नाम से इसका इसीलिए रहा है। कर व्यवस्था, इसके अंतर्गत लाग बाग और विभिन्न उपकर की विस्तृत जानकारी मिलती है। किसानी यानी इस समय हल पर लगने वाले कर हड़मा की जानकारी भी मिलती है। अमृतसर का ताम्रपत्र, यह जयपुर या आमेर का कछवा वंश की पुरानी राजधानी का उल्लेख करता है। चाकसू का ताम्रपत्र, इसमें जयपुर के क्षेत्र प्राचीन शिव मंदिरों का जानकारी मिलती है। रणथंभौर का ताम्रपत्र, यह हमीर देव चौहान के बलिदान के बाद की स्थिति को बताता है, जैसे कि हमीर देव के बाद जो भी घटना हुई है उससे संबंधित बताता है। आगे ताम्रपत्रों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के कर हुआ करते थे, जमीन से संबंधित कौन से कर हुए थे, और राजा को दिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, और जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति को क्या कहा जाता, परिस्थिति किस आधार पर लिखी जाती थी, और मुद्रा किस प्रकार की हुआ करती थी, और शासन क्या चीज है, और आगे है दूतक क्या है, लेखक क्या है, साक्षी क्या है, इनको क्या क्या कहा जाता था। जैसे कि हम सर्वप्रथम बात करें अग्रहार। अग्रहार मुख्य रूप से ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, जो कि कर मुक्त हुआ करते। शासनाम यानी शासनाम राजा द्वारा जारी की गई औपचारिक दान आदेश हुआ करता था। भोग, भोग उसे कहा जाता था जो राजा के लिए दी जाने वाली फसल का हिस्सा। और हिरण्य, हिरण्य नकद रूप के अंदर लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। विश्वा, विश्वा भूमि माप की एक छोटी इकाई हुआ करती थी, जिसका उल्लेख हमें ताम्रपत्रों में मिलता है। और प्रस्तुति, प्रस्तुति मुख्य रूप से राजाओं के प्रशंसा के रूप में लिखी जाती थी, जो ताम्रपत्रों में लिखा जाता था। और आगे है मुद्रा। मुद्रा ताम्रपत्र को जोड़ने वाली अंगूठी पर लगी राजमुहर, मतलब एक प्रकार की मुद्रा हुआ करती थी, जिस पर राजा के द्वारा या राजा के संबंधित राज्य से संबंधित एक ऐसा, जैसे इस समय में स्टाम्प होता है, उसी समय उन मोहरा का एक उपयुक्त चिन्ह हुआ करता था, उस पर वो ताम्रपत्रों पर लगाया जाता था। और आगे आती है शासन, यानी राजा द्वारा दी गई भूमि को शासन भूमि कहा जाता था। और आगे है दूतक। दूतक वे अधिकारी जो दान की घोषणा को क्रियान्वित करता था। लेखक यानी ताम्रपत्रों को लिखने वाले या उकेरने वालों को कायस्थ या शिल्पी कहा जाता था। साक्षी यानी दान के समय उपस्थित रहने वाले गवाहों को साक्षी के रूप में माना जाता है, उस समय उनको साक्षी कहा जाता है।
ताम्रपत्रों से हमें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आर्थिक व सामाजिक स्थिति और व्यवस्था का हमें प्रमाण मिलता है, जिसको हमारे प्रमाण में 50% से ज़्यादा हमें ताम्रपत्र है हमारे इतिहास को जानने में 50 से भी अधिक यह सहायता करते हैं हमें। ताम्रपत्रों से राजस्थान की मध्यकालीन कृषि व्यवस्था और कृषि पद्धति का पता चलता है। इसमें रेस्ट जैसी सिंचाई उपकरणों का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। ताम्रपत्रों से सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म या पुण्य अवधारणा प्रबल हुआ करती थी। इनमें ब्राह्मणों, चारणों और भाटों को सबसे अधिक दान दिया जाता था। जाति व्यवस्था यानी कि जैसे चारण, भाट, ब्राह्मण, ये ऊपर दिए गए इस आधार पर इनसे अलावा भी जातियां हुआ करती थी। जैसे ब्राह्मणों का कार्य क्या हुआ करता था, ब्राह्मण का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था, वो राजा को सलाह देता था, दान पुण्य के लिए अग्रसर करता था, वे हवन यज्ञ आदि में भाग लेता था। उसी प्रकार चारणों का मुख्य कार्य था वंशावली का बखान व चारणों को के द्वारा व्यवस्थित करना। वे भाटों का भी यही कार्य था कि वो राजा को राजा के से संबंधित प्रशंसा करना। वे अन्य ग्रंथों की भी रचना चारणों व भाटों का कार्य था। उसी प्रकार अन्य अन्य विभिन्न प्रकार की जातियां हुआ करती थी। और बाजार यानी बाजार मुख्य रूप से हाट और पेड़ जैसे बाजार क्षेत्रों के दान का भी उल्लेख मिलता है। और आगे देखते हैं दास प्रथा। उस समय कुछ ताम्रपत्रों में दास प्रथा या सेवकों को दान करने के संकेत मिलते हैं। धर्म यानी ताम्रपत्रों के द्वारा हमें विभिन्न धर्मों की जानकारी मिलती है, जैसे कि शिव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, जैसे जैन धर्म हो गया। ये विभिन्न प्रकार के धर्मों की जानकारी हमें ताम्रपत्रों से मिलती है। और उस समय विभिन्न प्रकार के अकाल पड़े थे। अकाल के द्वारा राजा द्वारा दी गई राहत का भी वहाँ वर्णन मिलता है। और आगे देखते हैं कि उस समय के विभिन्न प्रकार के त्योहारों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे दीपावली, होली, अक्षय तृतीया। और इनके अवसर पर विभिन्न प्रकार के दान देने का महत्व अधिक था और परंपरा भी रही है। ग्रहण काल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दान देने की सबसे पवित्र समय बताया है, क्योंकि इस समय दान देने से कई गुना बढ़ता है। ये उस समय की मानना थी। महापिकाया में हड़ व बीघा निवर्तन का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ करता है। वन संपदा के रूप में चारा गांवों को ओरण के रूप में माना जाता था। इसका संरक्षण की जानकारी हमें मिलती है। ओरण मुख्य रूप से उस भूमि को कहा जाता है जो जोती नहीं जाती और पशुओं के लिए छोड़ दी जाती है, उसे ओरण भूमि कहा जाता है। ओरण से किसी प्रकार की लकड़ी, वन्य लकड़ी व वन से संबंधित जो भी चीज मिलती है, वस्तुएं, वो काम में नहीं ली जाती, वो पशुओं के ही उपयोग के लिए होती है। और उस समय के शिक्षा से संबंधित मठों व पाठशालाओं के रख रखाव के लिए दी गई भूमि का भी विवरण मिलता है। विवाह से संबंधित जैसे कन्यादान आदि का विवरण मिलता है। और युद्धाभ्यास यानी कि सैनिकों के परिवारों को दी गई सहायता का उल्लेख भी मिलता है। तांबे की शुद्धता, यह ताम्रपत्र उस गुणवत्ता वाले व तांबे से बने हुए होते थे। अक्षय निधि यानी ऐसा दान जो कभी खत्म नहीं हो, उसका उल्लेख करना ही अक्षय रूप में होता है। चेतावनी के रूप में ताम्रपत्रों में अंत में दान हड़पने वालों के लिए श्राप लिखा होता था, जैसे कि श्राप, यदि आपने दिए हुए दान को वापस लिया है या उस चारण, ब्राह्मण या किसी अन्य सैनिकों के परिवार से वापस लिया है, पुण्य उनसे प्राप्त कर लिया है, तो करने के पाप ये होगा, ये श्राप लगेगा कि आप एक कीड़े की भांति जीवन यापन करेंगे और अगले जन्म कीड़े की योनि में जाएंगे। और उसके बाद आपके पूरे पूरे पितृगण होंगे, पितृ परिवार होगा, जो परिवार के वंशज होंगे जो चले गए हैं, पूर्वजों को भी उसी योनि में आकर प्रायश्चित करना पड़ेगा। इतना श्राप लगा जाता है। ऐसे ऐसे मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है, इस प्रकार लिखा हुआ करता था। संरक्षण, आज ये ताम्रपत्र राजस्थान के राजकीय अभिलेखागार बीकानेर से देखे जा सकते हैं, जो सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। ऐतिहासिक कालक्रम व विविध ताम्रपत्रों के द्वारा हम विभिन्न का वंशों को व व्यवस्थाओं को
हम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। और अन्य मुख्य रूप से कौन सी भाषा प्रयोग हुआ करती थी, कौन सी लिपि हुआ करती, तिथि क्या थी, हस्ताक्षर क्या हुआ, निशानी आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे लिपि, राजस्थान के ताम्रपत्रों में महाजनी, नागरी और हर्ष ब्राह्मी लिपि मिलती है। भाषा के रूप में संस्कृत और राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मुख्य मेवाड़ी या मारवाड़ी का मिश्रण प्रमुख हुआ करता। तिथि, अधिकांश में विक्रम संवत का उल्लेख मिलता है। हस्ताक्षर, राजा स्वयं सही या अपनी खास निशानी ताम्रपत्र पर बनवाते थे। अभिलेख यानी ताम्रपत्रों को चल अभिलेख भी कहा जाता है। जैसे आगे देखते हैं शाखे, यानी चित्तौड़ और जालौर के शाखों की जानकारी इन ताम्रपत्रों में मिलती है। और वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों की पुष्टि कई ताम्रपत्रों करते हैं। सामंती श्रेणी, मारवाड़ में राजवी, सरदारों आदि श्रेणियों का जिक्र है। पट्टे यानी ताम्रपत्रों को तांबा पट्टा भी कहा जाता है। आदिवासी यानी दक्षिण राजस्थान के ताम्रपत्रों में भीलों और मीणाओं के साथ संबंधों का जिक्र है। मंदिर स्थापत्य यानी मंदिरों के लिए दिए गए पत्थरों और मिस्त्रियों के खर्च का ब्यौरा का विवरण मिलता है। और आगे देखते हैं हम व्यापारिक मार्ग, यानी कि कौन कौन से व्यापारिक मार्ग थे, किस प्रकार व्यापार से जुड़ा हुआ था। और राजस्थान के कई गांवों का व्यापारिक मार्गों में उल्लेख मिलता है। पुराने सिल्क रूट से जुड़े राजस्थान के जैसे कि मिलता है। बापोटा है, बापोटा एक प्रकार की जो वंशानुगत भूमि पिता के द्वारा पुत्र को, और पिता जैसे दादा से प्राप्त करता है पिता, पिता से प्राप्त करता है पुत्र, पुत्र से प्राप्त करता है पुत्र का पुत्र, इस प्रकार से बापोती कहा जाता है। और इजारा, ठेके के रूप में भूमि देने की प्रथा हुआ करती थी। तलवार बंधाई, जब नया सामंत पद ग्रहण करने के समय दान पत्र पर उल्लेख मिलता है। परोसा यानी परोसा, दान में दी गई भूमि की सीमाओं का अंकन हुआ करता था। ताम्र शासन है, राज्य की आज्ञा को तांबे पर लिखवाना ताम्र शासन है। ऐतिहासिक यानी निरंतरता, यह 7वीं से 19वीं ईस्वी तक मिलती है। सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर का इतिहास लेखन में इनका योगदान 50% से भी अधिक है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि 50% से भी अधिक हमें महत्वपूर्ण भूमिका ताम्रपत्रों से मिलती है। सबसे अधिक हमें पुराने इतिहास को जानने में ताम्रपत्र का विशेष महत्वपूर्ण है, जो हमें इतिहास से संबंधित राजाओं, वंशानुगत किस प्रकार की मुद्रा हुआ करती थी, कौन कौन से शासक हुआ करते थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी, आप हमसे जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें। धन्यवाद।